हेलो वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज हम यूनिट के टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं, यानी फिजिक्स का जो पहला यूनिट हमने लिया था उसको एंड यानी खत्म करूंगा। इसके बीच में हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन किस तरीके से होता है आपको लगेगा वेलोसिटी, साउंड, आपका ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। तो चलिए आप इसके बारे में है छोटा ही चीज, पर क्या क्या करने रहते हैं इसको बारे में देखते हैं एक बार। डिस्टेंस क्या होता है, सपोज दैट समझिएगा, और डिस्प्लेसमेंट दोनों रिलेशन बताता हूं। एक ऐसा चीजें हैं कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट बी है, बिल्कुल सिंपल है, समझिए इसके यूनिट। आपको कई बार पूछता है डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस क्या होता है जी, एक वेलोसिटी है, स्केलर है, और ये कैसा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये ऐसा ही, ये कैसा है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए मैं बात कर लूं पहले डिस्टेंस और इसको समझिएगा। क्वेश्चन कैसा आता है हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे, इसी पॉइंट के अंदर तुरंत चर्चा कर लेंगे। एक ऐसे रास्ते हैं, ऐसा है ना, ये कैसा रास्ता है, पॉइंट ए से बी। अब देखिए ए से बी तक जाने के रास्ते कितने हैं, एक ये रास्ते हैं और एक और ये भी रास्ता है जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो। तो देखिए ये जिस तरीके से जा रहे हो, यहां से एक पॉइंट से 20 पॉइंट तक जाते जाते सपोज दैट आपको कितने किलोमीटर लग गए, 20 किलोमीटर। कितने लग गए, 20 किलोमीटर। अब बताइए इतना घूम के गए तो 20 किलोमीटर लगा, तो ये क्या है, डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन कोई कहेगा ए से बी जाइए, ए से बी जाना है, तो आपको लगेगा कि इतना घूम के क्यों जाए, शॉर्टेस्ट रास्ता है क्या कोई, तो नहीं शॉर्टेस्ट रास्ता है। तो एरियल डिस्टेंस आप समझिए, मतलब हवा के द्वारा भी जाएंगे या कैसे भी जाएंगे, तो दूसरा एक और डिस्टेंस हो सकता है ना। तो देखिए दूरी क्या होता है, जिस रास्ता से आप फॉलो कर रहे हो जितनी भी दूरी है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। एक डिस्प्लेसमेंट जो होता है, पॉइंट ए से डायरेक्ट जाइए, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उस पॉइंट तक जाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये मान लो कितना हो सकता है, 15 किलोमीटर है ना, कितना होगा, 15 किलोमीटर। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। और ये घूम के जो रास्ता है यहां तक जाने का वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस वो होता है जो किसी पार्टिकल द्वारा कवर किया जाता है ना, किसी पार्टिकुलर द्वारा कवर किया जाता है, चाहे रास्ता वे कैसा भी हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक नियरेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब बताइए कौन बड़ा होगा, समझिएगा एक तो ये पॉइंट है और कौन बड़ा होगा, तो आपको कि देखिए डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। क्या कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, छोटा है। इस कंडीशन में कोई कहेगा नहीं, सेम एक और पॉइंट लेगा कोई, समझिएगा ए और बी को, और कहेगा यहां से यहां तक जाने का रास्ता यही है। यहां ए पॉइंट लिया और बी बोलेगा यहां से यहां तक जाने का रास्ता यही है, तो यहां से यहां तक गया तब भी क्या हुआ, दूरी। तो ये भी दूरी है, सपोज दैट ये भी है हमारा दूरी, ठीक। और इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ आप कहोगे इससे शॉर्टेस्ट पाथ तो हो ही नहीं सकता, यहां से यहां सीधा लाइन मिला दिए, शॉर्टेस्ट पाथ इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, विस्थापन। ये भी क्या है, विस्थापन। अगर हिंदी में भी बात करूं, विस्थापन, समझिएगा। तो विस्थापन, तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं तो दूरी क्या हो सकता है, विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। दूरी क्या हो सकता है यहाँ पे, विस्थापन के बराबर हो सकता है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में विस्थापन से बड़ा ही क्या होगा, दूरी। विस्थापन से बड़ा ही क्या होगा, दूरी। तो क्या क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस ये पूछ लेता है, खासकर रेलवे में तो एकदम ज्यादा पूछे जाते हैं सब क्वेश्चंस, है ना, कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। नहीं तो कोई ये तो सर जानते ही हैं, पर ऐसे क्वेश्चन यहां से घुमा के पूछता है। देखिए दूरी, अगर एक ही रास्ता, यही रास्ता है सीधा स्ट्रेट लाइन में, तो वही दूरी होगी, वही विस्थापन होगा। या फिर कोई घुमा के पहुंच रहा है तो दूरी तो एकदम ये घूमने वाला रास्ता हुआ, लेकिन विस्थापन तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। विस्थापन होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये इसका विस्थापन हो गया। तो क्या हो गया, हमेशा डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ऐसे कंडीशन बराबर भी देख लिया, ऐसे कंडीशन में बड़ा भी देख लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और कैसे घुमा के पूछता है, देखिए एक और क्वेश्चन यहीं पे पूछ देगा, यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, भागा दे देगा, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कैसा रहेगा, तो ये हमेशा बड़ा और बराबर 1 के होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछ देगा डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1 से होना चाहिए, बड़ा या बराबर, 1 से बड़ा या फिर बराबर। तो ये काम तमाम यहां पे इसका, ठीक है। चलिए अब बात मैं करूं यहाँ पे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला अगर कहीं बोला जाए यानी चाल का, तो आप कहोगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बटा
आपका क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। लेकिन वेलोसिटी का कोई बोले, यहाँ स्पीड को एस से बोल दूं, वेलोसिटी का कोई बोले तो यहाँ डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। इसका मतलब दोनों है चीज सेम, एक है वेक्टर दूसरा स्केलर। यहां डिस्टेंस होता है कि जितनी दूरी कवर किया और कितना टाइम लगा, तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगा, समझिएगा। यहां का अगर कंडीशन लेके चलूं, यहां पे अगर कंडीशन लेके चलूं, यहां पे समझिएगा, यहां पे जो कंडीशन लेके चलूं तो दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा है, टाइम यहां भागा इसमें भी है। लेकिन यहां वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इसका मतलब क्या, शॉर्टेस्ट दूरी बटा टाइम। तो यहां पे क्या दोनों में अंतर, एक चीज देखने को मिला कि डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहेंगे कि कभी भी या तो दोनों बराबर हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो आपस में बराबर हो सकते हैं, या फिर हम एक चीज जानते हैं कि कभी भी डिस्टेंस ही बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक चीज तो और तय चल गया कि क्या, स्पीड, समझिएगा, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर अगर रिलेशन कोई पूछे तो ये अगर किसी का बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, या तो बड़ा ही हो सकता है या फिर इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों बराबर हो जाए, या तो दोनों बराबर हो जाए, स्पीड और वेलोसिटी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों की स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, बराबर। या फिर अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो डिस्टेंस बढ़ा तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसका मतलब या फिर बराबर होगा, ये भी कंडीशन हो सकता है। या कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, टाइम अगर कांस्टेंट दोनों के लिए रखें तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए दूरी ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या रखूं मैं यहाँ पे, स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी और इक्वल टू। तो ये भी क्वेश्चंस के बाद एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, ध्यान रहे। अब इसका भी रेशियो कर दीजिए, अगर ये आपने कर दिया तो स्पीड बटा वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यहां से क्वेश्चन उठ के आया था, खासकर रेलवे में। आज ही मैंने पूरा डिस्कशन करा था कि क्यों एनटीपीसी की प्रिपरेशन आप लोगों को कर लेना चाहिए, ड्यू टू स्ट्रेटजी ऐसा है, टाइम शेड्यूल ऐसा है कि इसके नॉन टेक को करते हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो कि आपको एसएससी में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों एक साथ कर सकते हो। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या होता है, इसके यूनिट के बार एग्जाम में पूछते हैं आपको, इसको पता है पर मैं बताता हूँ कि जो मैं बताऊंगा वो आपको नहीं पता होगा। चलिए समझिए, यहाँ पे ये पे कोई बंदा है, सपोज दैट, है ना, यहाँ पे कोई बंदा है और वो यहाँ पे बैठा हुआ है, खड़ा है ना, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसको जी लग रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है, जी यही तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ दिख ही नहीं लगता आप लोगों को, है ना, अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे आप कह सकते हो बंदा कोई खड़ा है, ठीक है ना। तो जी इसका कहां जाएगा, नीचे की ओर, यही था अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कोई ऐसा चीज वेट जो नीचे की ओर एक्सपीरियंस कर रहा हो, कुछ न कुछ ऐसा वेट महसूस कर रहा हो, ऐसा फोर्स महसूस करता है टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, है ना, वही है हमारा जी। अगर इस जी के बारे में बताऊं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका वैल्यू के बाद पूछ देता है डिफरेंट फॉर्मेट में। अर्थ जी का मान ऑन अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये 9.8 मीटर हो गई, ये सर पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान आपसे पूछा जाएगा अर्थ पर ही, बट इन द फॉर्म सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में आप कहोगे, ये भी सर जान रहे हैं, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 100 आ गए, तो 980। लेकिन आपसे पूछेगा जी, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको पूछेगा एफपीएस सिस्टम में कंफ्यूजन हो जाएगा, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीजें ध्यान रखना चाहिए, ये जल्दी बच्चों को नहीं पता होता। 980 तो पता भी चल जाता है, लेकिन ये चीजें नहीं पता होता है, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए फिट के अंदर भी क्या होता है, ठीक है। ये तो कहां की बात रही, हमारी अर्थ की, ये कहां की बात रही, अर्थ की। आपको पता होना चाहिए जी का वैल्यू, समझिएगा, जी का वैल्यू ऑन मून क्या होता है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ पे नहीं, अब मून की बात की जा रही है, तो मून पे क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका कितना भाग होता है, 6 भाग होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। इसका वैल्यू जो भी आएगा वो आप लोग अभी के अभी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करोगे 1.3 के आसपास आता है। अगर इसके डाटा को कैलकुलेट करोगे तो 1.3 आता है। ये आपको नोट डाउन करना है, ऐसा नहीं कि मैंने बॉक्स छोड़ा आप भी बॉक्स ही छोड़ दो, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रहे। अब एक चीज और मैं चर्चा करूं जो आपको शायद नहीं पता होगा और मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं पता होगा, मैं आज वो भी चर्चा कर देता हूं। अर्थ का जी का मान ऑन सन क्या होता है, जी का मान ऑन सन क्या होता है, आज इसकी भी चर्चा कर दूं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे लगभग 27.5 टाइम्स ज्यादा, कितना, 27.5 टाइम ज्यादा आपका क्या होता है, सन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा होते हैं। इसी कारण इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है अर्थ का लगभग 27.5 गुना भी ज्यादा होता है। यानी अगर यहां पे बोला जाए कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है तो लगभग 273, यहां पे कितना हो गया मीटर, लगभग 273 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक अप्रोक्सीमेट डाटा है। लेकिन कई बार ये पूछ देता है कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लगभग कितना गुना ज्यादा सन पे होता है, तो ये बात पता होना चाहिए। लगभग 27 गुना भी बोलते हैं, 27.5 गुना भी बोलते हैं, ये चीजें होती है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जब अब जी का मान पता चल गया तो हम लोग यहां से सीखेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है और उसके यूनिट्स। कई बार गलती कर देते हैं, कई बार अपन बोलते हैं जाके कि इतना वेट कर देना, इतना किलो वेट कर देना, है ना, तो ये भी चीजें गलती है। वहां पे क्या बोलना बेहतर है, वहां पे डिजिटल मीटर का क्या रोल हो जाता है, तो इनकी चर्चा करते हैं, मास वर्सेस वेट। नेक्स्ट टर्म हमारे लिए होगा मास एंड वेलोसिटी। इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपको पूछ देता है कि मून पे इसका वेट क्या होगा, मून पे इसका मास क्या होगा। इसके रिगार्डिंग बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें देखते हैं। मास इज अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी, ये इसका मास है, ये मास इसका मास है, इज कॉल्ड मास। सपोज दैट ये मास है, अब समझो वेट और मास में मैं एक बार डिफरेंस बता देता हूं। ये एक मास है, ये एक सब्सटेंस है जो मास है। अब इसको यहां रखूं या मून पे ले जाऊं, ये कभी चेंज नहीं होगा। मास किसी को सब्सटेंस को बोल रहे हैं, कोई सब्सटेंस है जो पदार्थ है जो कहीं चेंज नहीं होता। चेंज इन द सेंस यहां भी ऐसा ही रहेगा और वहां भी वैसा ही रहेगा, तो मास में कोई चेंज नहीं आता। तो मास इज नॉट चेंजेज प्लैनेट टू प्लैनेट और प्लेस टू प्लेस। मास का वैल्यू कभी प्लैनेट टू प्लैनेट यानी एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह पे जाने में कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं होता। ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ले गए तो भी मास में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो वेट होता है उसमें जी लगा होता है, m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, जिसका प्लेस टू प्लेस उसका वैल्यू बदलता है। जिस तरीके से जी का मान अर्थ में भी कहीं कहीं जी का मान बदलता है, आपको मैंने बताया था, आगे बताऊंगा। इक्वेटर पे क्या होता है, पोल पे क्या होते हैं, जी का मान में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो वेट भी वेरी कर जाएगा। इसी का वेट यहाँ पे कुछ और होगा, मून पे इसका वजन कुछ और होगा। वेट जो अपने अर्थ के टुवार्ड्स, सेंटर के टुवार्ड्स क्या होता है, खींचता है। चाहे मून पे जाऊं तो मून के सेंटर की ओर, या फिर अर्थ पर हूं तो इस पे अपने, ये देखो अर्थ के टुवार्ड्स गया ना, तो इसका मतलब उसको खींच रहा है। तो वेट जो होता है, वेट के अंदर m इंटू जी लगा होता है, यानी मास तो है ही, इसका अपना एक मास तो है ही, पर इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक जी लगा हुआ है। इसलिए वेट जो होता है इट इज अ फोर्स, ये फोर्स है जो एक्सपीरियंस कहां करता है, अर्थ की टुवार्ड्स, या मून पे जाएंगे तो उसके सेंटर के टुवार्ड्स, which towards the earth, which कहां पे होता है, which towards the earth। अगर यहाँ पे समझिएगा, बारीकी से समझा देता हूं मैं। यहाँ पे अगर वेट की बात की जाए तो ये क्या होगा, m इंटू जी। यहाँ पे वेट की बात की जाए तो m इंटू जी, जहां पे m क्या है, मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ अर्थ की बात कर रहा हूं तो अर्थ की m इंटू जी ऑफ अर्थ। अगर मून पे जाओ वेट पूछा जाए तो हम उसकी चर्चा करेंगे एक बार। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसका वेट मून पे बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए, मास क्या हो गया, प्लैनेट टू प्लैनेट। नोट्स में हर चीज लिखा हुआ है, एक बहुत सारा ब्रीफ में बताया गया है, पर यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप चीजों को समझ ले, ठीक है। मास जो होगा हमारा ये है, सपोज दैट कोई मास है, कोई मास जो है वो कितना केजी है, सपोज दैट मैं कहता हूं कि वो है 10 केजी। कितना है जी, 10 केजी। तो 10 केजी एक मास होता है, 10 केजी मास है। सपोज दैट आपके पास 10 केजी शुगर है, 10 केजी क्या है, शुगर है, तो वो एक मास है, ठीक है ना, मास है। उसको वेट नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि जब आप वेट बोलोगे, 10 केजी वेट दे दीजिए किसी का, 10 केजी शुगर वेट करिए, तो वो बोलना गलत है। क्यों, यहाँ पे समझिए, क्योंकि अगर उसको बोलेंगे वेट जो होगा उसका शुगर का
वो अगर कोई बोलता है तो वो उसमें क्या होगा m इंटू जी लगेगा। जी अगर अर्थ पे शुगर माप रहा है तो क्या होगा जी। तो 10 केजी के लिए, उसी के लिए अगर वेट पूछा जाए, 10 केजी के लिए आपसे वेट पूछा जाए तो क्या होगा m इंटू 9.8। तो क्या हो गया यहाँ पे दोनों का 10 केजी, इसका क्या यूनिट है जी केजी, तो यहाँ पे लीजिए केजी के बाद यूनिट भी वेट का पूछता है केजी इंटू यहाँ पे देखिए इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहे तो ये कितना हो गया टोटल, अगर इसको बात करूं तो 98 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप लोग को दिख रहा है, विजिबल है, विजिबल है यहाँ तक, इससे ऊपर ही लिखूंगा मैं। तो इसका मतलब 90, देखिए 10 केजी को मास बोला गया तो 10 केजी है, लेकिन उसी को वेट बोला गया, इसका 10 केजी के वेट का 10 केजी मास का वेट अगर पूछा गया तो 98 केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब समझिएगा ये जो 98 है ना, ये जो 98 है और ये जो आपका वेट है, ये वेट का यूनिट जो है ये किसका है, न्यूटन का। ये किसका है जी, ये न्यूटन का है, न्यूटन। यानी एक न्यूटन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एक न्यूटन इसको लिखा जा सकता है क्योंकि केजी लिया हूं और मीटर लिया हूं और सेकंड का स्क्वायर लिया हूं, यानी ये कौन सा यूनिट में आ गया, एसआई सिस्टम में आ गया, इसलिए ये कितना हो गया 98 न्यूटन। लेकिन उसी 10 केजी को बोला गया मास के टर्म में तो 10 केजी, लेकिन उसी को 10 केजी को वेट में अगर पूछ दे तो कितना होगा हमारा 98 न्यूटन या 98 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है चीजें, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए बच्चे कंफ्यूज कहां करते हैं, बच्चे कंफ्यूज कहां करते हैं जब पूछ दे कि कोई 10 केजी का सब्सटेंस है, कोई 10 केजी का सब्सटेंस है, वो अर्थ पे हमारा क्या होगा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वो अर्थ पे हमारा क्या होगा 10 केजी का सब्सटेंस है, मून पे क्या होगा। ठीक है, अब जब मैं जा रहा हूं कहां पे, मून पर अगर कोई पूछे मास कितना होगा, तो मून पे भी मास जाऊं तो 10 केजी ही होगा। कितना होगा जी, 10 केजी ही होगा। अगर उस 10 केजी शुगर को मून पे भी ले जाऊं तो मास कितना होगा, 10 केजी ही होगा। मास हमेशा 10 केजी होगा, लेकिन उसी के लिए पूछे आपसे वेट कितना होगा, उसका वेट कितना होगा जी भाई, वेट में तो होता है m इंटू जी। अब ये जी अर्थ का तो नहीं लगेगा, ये जी कहां का लगेगा, जी ऑफ मून। वेट में क्या होता है m इंटू जी, किसका लगेगा जी, यहाँ पे मून पे जाएंगे तो मून का अपना ग्रेविटेशनल है, अर्थ का जिस तरीके से वैसे अब ये m इंटू जी। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है m इंटू जी ऑफ अर्थ भागा 6, ये भी कोई लिख सकता है। तो समझिएगा अगर मून पे आपको वेट पूछा जाए, अगर वो कोई कहे कि एक मास है 10 केजी का, उसका मून पे वेट बताइए, तो क्या हो जाएगा 10 केजी इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 6, उसका वेट ये हो जाएगा। इसका मतलब 98/6 केजी मीटर, यूनिट में कंफ्यूज नहीं करना, पर सेकेंड स्क्वायर, ये वेट हो जाएगा। अब समझो मास क्या हुआ, चाहे अर्थ पे हो, मास क्या हुआ, ये अर्थ के लिए बात की गई है और ये कहां की बात की गई है, मून के लिए बात की गई है। तो समझिएगा मास चाहे अर्थ पे हो या मून पे, मास में कोई चेंज नहीं होता। अगर इस डस्टर को मैं यहां रखूं या फिर मून पे लेके जाऊं, उसमें कोई चेंजेस, ये जैसा है फिजिकल शेप वही रहेगा, मास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसको उठाने में जितना फोर्स मुझे अभी लग रहा है, क्योंकि अपोज करने के लिए ऊपर में उठाया हूं तो फोर्स लग रहा है, वहां कम लगेगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, जी का मान यहाँ पे अर्थ पे ज्यादा है और मून पे क्या है, अर्थ के 6 गुना कम है, 6 गुना क्या है, कम है। यानी यहाँ पे अगर 9.8 है तो वहां 1.3 ही है, तो वो कम है, वो क्या है, जी का मान कम है, तो m इंटू जी कम हो जाएगा। इसीलिए 98 का 16th पार्ट है, 6th पार्ट है। अगर इसको डिवाइड भी करके एग्जैक्ट डाटा बता दूं मैं आपको, तो क्या होगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड कीजिए, 1 3 38 36, आप बोल सकते हो 2.33, कितना हो गया 16.33 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन बोला जाए। तो समझिएगा ये बच्चे कंफ्यूज कहां करते हैं, क्यों मैं इसको बताया। समझिएगा वेट आपसे पूछेगा, एक किसी का वेट आपसे पूछेगा, किसी का वेट अगर अर्थ पे 98 है, किसी का वेट अगर अर्थ पे 98 है तो मून पे क्या होगा, तो 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें m तो गुना यहाँ भी है, m में कोई चेंजेस नहीं, तो यहाँ पे g में 6 से भागा दे देना, काम खत्म। या फिर आपसे ये पूछ देगा
क्वेश्चन में ये पूछता है कि किसी सब्सटेंस का मास 10 केजी है, किसी सब्सटेंस का मास 10 केजी है, मून पे बताइए, तो वहां पे भागा देता बच्चे 6 केजी से, क्या करता है 6 से भागा देता। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ कोई डिवीजन नहीं होगा मास में, जबकि इसके अंदर 6 से डिवीजन होगा, ये चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, अर्थ का छठा भाग से गुना होगा, इसीलिए ये चीज होगा। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पहले मून का ही गुना कर दिए, देखिए समझिएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं m इंटू जी, मून का गुना कर दिया, उसमें भी 6 से भाग दिया, वो होगा क्या, क्योंकि अर्थ का गुना करेंगे तब 6 से भागा देंगे, या फिर डायरेक्ट मून का ही जी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वो मैं अभी डील करता हूँ। ओके, अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अब बच्चे लगातार कंफ्यूज रहते हैं, सर अगर 10 किलो शुगर कोई मापेगा तराजू पे, तो उसमें तो जी इंक्लूड होगा, तो वो कैसे वेट नहीं है, वो कैसे मास है। समझिएगा, कोई तराजू पे सपोज दैट मैप कर रहा है यहाँ पे, और इसमें वो 10 केजी चीनी को माप रहा है, तो देखिए यहाँ आपको सर इसमें तो m भी लगा और g भी लगा, क्या हुआ, m और g भी लगा, तो इसको वेट क्यों ना कहे, मास क्यों कहे। देखिए एक सिंपल बैलेंस मेथड इसलिए तो होता है, इसको क्या कहते हैं, सिंपल बैलेंस मेथड। इसके अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे जितना आपने दिया, सपोज दैट 1 केजी का यहाँ पे आपने लोहा आयरन ही रख दिया, या 1 केजी का आपका वेट है यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये 1 केजी का है, ये मास 1 केजी का है, लेकिन इसमें भी तो 1 केजी इंटू जी तो लग रहा है, और यहां भी आपने जो मापा, सपोज दैट शुगर ही मापा, उसमें भी जी लगा, तो जी तो दोनों साइड काउंटर हो जा रहा है ना। सिंपल बैलेंस मेथड में क्या हो रहा है, दोनों तरफ जी काउंटर हो जा रहा है। जब दोनों की तरफ जी काउंटर हो गया, तो जो मास यहाँ बचा हुआ है वही तो मास यहाँ पे चढ़ रहा है, जो मास यहाँ पे चढ़ा है 1 केजी का, उतना ही तो मास ही ना मिला। क्या आपको वेट मिला, क्या नहीं, आपको क्या मिला, मास मिला। तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर बच्चा कंफ्यूज करता है, सर डिजिटल पे बताइए, है ना, डिजिटल पे बताइए। तो डिजिटल का पैनल को आपको ऐसे दिखता है, इस पे इसे रीड करता है ये डाटा। तो इसमें बताओ सर, इसमें तो बैलेंस नहीं काउंटर होता, इसकी भी ट्रिक है। इसमें बैलेंस काउंटर नहीं होता, इसकी भी ट्रिक है। किस पे, डिजिटल वाले पे। इस पे जो भी मास देते हो, सपोज दैट डिजिटल पे जो भी मास देते हो, ये इसको कितना बताना चाहिए, 10 केजी अगर है तो 10 केजी, ये तो गुना हो जाएगा हमेशा जी, इसमें तो कोई काउंटर नहीं करता। आप समझिए क्या करते हैं कि 10 केजी, आप समझिए कंप्यूटर में आप ABCD जो भी लिखते हो, ABCD वो तो लिखते हो ना, यहां लिखता हूं तो वहां डिजिट में A का A आता है, 10 लिखता हूं तो 10 लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि डिजिटल में तो मैं चाहूं जो लिखना वो लिखाया जा सकता है। यानी अगर कोई 5 को 25 लिखवाना चाहे, यहाँ पे 5 क्लिक करूं, वहां 25 लिखवाना चाहे, तो अगर फंक्शनिंग उस तरीके से किया है तो डिजिटली वहां पर 25 लिखा जा सकता है। वो कनेक्शंस पे डिपेंड करता है। आप समझिए यहाँ पे 10 केजी है, अगर इसको नॉर्मली मैं लिख दूं, नॉर्मली अगर कोई कैलकुलेटर टाइप का बनाऊं या कंप्यूटर बनाऊं, तो यहाँ पे नॉर्मली ये 10 केजी लिख देगा। कितना लिख देगा, 10 केजी। अगर इसमें जी को काउंटर ना करूं तो 10 केजी इंटू 9.8 भी दिखा देगा, ये तो 98 दिखा देगा। मैं माप रहा हूं 10, ये दिखाएगा 98। लेकिन डिजिटली में पहले ही हम एक्यूरेसी ऐसे मेंटेन करते हैं कि इससे जैसे जो भी डाटा हो वो क्या करे, आपको 98 जो भी वैल्यू आएगा उससे 6 से भागा हो जाए। कंप्यूटराइज में चूंकि हम एडर वगैरह पढ़ते हैं, एडर सब्सट्रैक्टर है ना, डिवाइड करने वाला मक्स पढ़ते हैं। अगर आपको कोई इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, वहां मल्टीप्लायर वगैरह पढ़ते थे, मक्स डीमक्स होते थे। अरे वही सब चीज तो इंप्लीमेंट होता है चीजों में, है ना। ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हमने 10 चढ़ाया तो ये बताया कितना, जी लगा के 98 बता दिया। 98 में हमारा जो मल्टीप्लेक्स वगैरह सेटिंग रहता है वो इसमें 6 से डिवाइड कर देगा, और 6 से डिवाइड करने के बाद, सॉरी 6 से बोल रहा हूं, 9.8 से कितना करेगा, 9.8 से डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद आपको क्या बचा, 10, और 10 को यहां शो कर देगा कितना है, सिर्फ 10 केजी। तो ये इसका अरेंजमेंट होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। ओके, अब 2 टर्म ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा। एक टर्म है मेट्रोलॉजी, एक दूसरा है मेटेरियोलॉजी, ठीक है ना। ये क्या है, इसके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि वेट और मास से रिलेटेड टर्म है। कहता है मेट्रोलॉजी, आपको पता है अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आपको मेट्रोलॉजी पता होना चाहिए, क्योंकि मेट्रोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स, ये सब एक डिपार्टमेंट होता है। इसके बारे में स्टडी करते थे। क्या होता है, द स्टडी ऑफ, है ना, अपन कह सकते हैं द स्टडी ऑफ वेट, the study of weight and measurement is known as
नॉन एज मेट्रोलॉजी, है ना, इज नॉन एज मेट्रोलॉजी। ये चीजें ध्यान रहे, कई बार पूछ देता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं मेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी में, है ना। तो मेट्रोलॉजी क्या होता है, ये कहता है द स्टडी ऑफ, ध्यान रहे दोनों में वर्ड मीनिंग में डिफरेंस है, उच्चारण लगभग सेम आता है मेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर and the study of atmosphere and weather forecast is known as meteorology। क्लियर, ध्यान रहे। अब ये क्या, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, है ना, वातावरण, और किसके, वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान। थोड़ा स्पीड में इसलिए करना पड़ता है कि आप लोग बड़ी फास्ट निकलते हो, है ना, स्पीड किसी को कम लगता है तो और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड अगर होता तो उसमें मुझे बहुत कम टाइम लगता, पीडीएफ को पढ़ते जाता बहुत कम टाइम में करता, और आने वाले दिनों में मैं करूंगा इस चीज का अरेंजमेंट आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट है दी मेट्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इज नोन एज मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो वेट, भार और मापक के बारे में जो अध्ययन होता है वही होता है मेट्रोलॉजी। और मेट्रोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ वातावरण और मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी में जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है मेट्रोलॉजी। ठीक है, चलिए अब कुछ यूनिट ऐसे होंगे जिसके बारे में अपने को चर्चा करना पड़ेगा, जैसे कि फोर्स का, एनर्जी का, वर्क का, पावर का, डेंसिटी का, इनके बारे में जानते हैं एक बार इसका यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट में देख रहा हूं फोर्स। व्हाट इज फोर्स? ओके, ये तो जान ही रहो, फोर्स क्या है, m इंटू ए। तो यहां पे क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास अगर किलोग्राम में है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है तो यही क्या है हमारा, न्यूटन। तो ध्यान रहे एसआई यूनिट में अगर बात की जाए, यानी एमकेएस सिस्टम, एसआई यूनिट यानी एमकेएस सिस्टम अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, न्यूटन। लेकिन बड़ा फ्रीक्वेंट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसी को सीजीएस में कह दे तो न्यूटन की जगह पे क्या होता है, डायन। क्या होता है यहाँ पे, डायन। ये चीज ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ देता है न्यूटन की जगह पे डायन, और इसका यूनिट भी पूछता है कि एक, अब देखिए बड़ा कौन है छोटा है, मैंने पहले भी बताया था कि कैसे याद रखना है, 10⁵ सबको याद होता है, लेकिन कौन किसका, एक न्यूटन बराबर कितने डायन के बराबर, तो कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए न्यूटन बड़ा या डायन बड़ा, आप कहोगे कि सर डायन छोटा है न्यूटन बड़ा, तो ऑब्वियसली जो 10⁵ आपको याद है उसमें किससे गुना कीजिए, +5 से। ये छोटा है तो +5 से गुना होगा। अगर यही पूछ देता एक डायन, यही पूछ देता एक डायन बराबर कितना न्यूटन, तो आपको पता है डायन छोटा है और इसमें 1 से गुना है, ये न्यूटन बड़ा है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 10⁻⁵ से। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये चीज कंफ्यूजन की नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स का यूनिट आपने देख लिया। नेक्स्ट मैं बात करूं, चूंकि यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक है तो हम इसके यूनिट को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे लिए वर्क। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं वर्क की, क्या बार यूनिट पूछा, तो वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ना, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। इसके बारे में तो हमने चर्चा पहले ही कर लिया था। ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है, स्केलर। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट को किस में करेंगे, न्यूटन इंटू यहां मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अब आपको पता है डेराइव्ड यूनिट इसी का बन रहा है, क्योंकि न्यूटन और मीटर हो गया, और न्यूटन भी टूटेगा इस टाइप के कंपोनेंट में, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसमें आपका जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल। तो वर्क की यूनिट जो है एसआई यूनिट में क्या होता है, एसआई यूनिट में जूल। न्यूटन मीटर को ही बोला जाता है जूल, और जूल को कई बार पूछ देगा डायमेंशंस के टर्म में, यानी इस टर्म बेसिक फॉर्मूला में क्या होगा, तो हम जान रहे हैं न्यूटन का क्या है जी, आप कहोगे न्यूटन का सर किलोग्राम, समझिए न्यूटन इंटू मीटर करेंगे, इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू मीटर को लिए क्या होगा, मीटर, है ना, तो ये दोनों मिलके क्या देगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके लिए होगा, जूल के लिए। किसके लिए होगा,
जूल के लिए। क्लियर है? ऐसा यूनिट तो पूछता है कई बार सीजीएस यूनिट क्या होगा, समझिएगा। ऊपर हमारा हो चुका है, इसको मैं रफ कर देता हूं। और सीजीएस यूनिट इसी का पूछता है, वर्क का। बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ये सब पूछता है, बहुत फंडामेंटल है। बस आपको एक बार करोगे, गो थ्रू हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा। याद तो सबको रहता है, बस यहाँ पे पूछता है कई बार सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है। तो अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे इसका सीजीएस यूनिट होता है किसमें? अर्ग में। किसमें? अर्ग में। यहाँ पे सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG, अर्ग में। अब पूछता है, बताइए एक हमारा क्या है? जूल। एक जूल में कितना अर्ग होता है? एक जूल में कितना अर्ग होता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन छोटा कौन बड़ा। तो आप कहोगे सर जूल बड़ा है, अर्ग छोटा है, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है। इसमें कितना से गुना हो जाएगा? 10⁻7 से। कितना से गुना हो जाएगा? 10⁻7 याद रहता है, लेकिन माइनस प्लस का नहीं याद होता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? गुना प्लस से। लेकिन पूछ दे एक अर्ग में कितना जूल होगा? कितना जूल होगा? तो हम कहेंगे 10⁻7। क्यों माइनस लगा दिया हमने? क्योंकि जूल बड़ा है तो गुना पावर माइनस में होगा, और ये जूल अर्ग छोटा था तो पावर क्या हो गया? प्लस में। तो ये चीजें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जहां प्लस वहां माइनस होता है, जहां माइनस वहां प्लस कर देते हैं। तो ये चीजें ध्यान रहे। नेक्स्ट हमारे लिए क्या? पावर। पावर क्या होता है जी? आप कहोगे वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जब ऐसा करोगे तो वर्क डन क्या हो गया? जूल। वर्क डन किसमें? यूनिट में। जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। कई बार इसी को एग्जाम में पूछा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? वाट। कई बार इसी को क्या बोलते हैं? वाट। बड़ा फ्रीक्वेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंट पूछता है, ये सब क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंट पूछता है, किसकी यूनिट क्या है। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रहे, वर्क पर यूनिट टाइम यानी जूल पर सेकेंड। कई बार पूछता है आपको कि वाट सेकेंड किसके बराबर होगा? तो ऑब्वियसली वाट गुना सेकेंड से हो जाएगा, तो जूल के बराबर। ये भी क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा गया है, तो कहीं भी कंफ्यूज किसी भी तरीके से नहीं करना है। बस आपको साइंस वगैरह में तो क्या रिफ्रेश करने की जरूरत है। मुझे लगता है बायोलॉजी में ही दिक्कत होता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस एक बार गो थ्रू होना होता है। आप ज्यादा भी स्पीड में इस चीज को लेक्चर को पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको NODOT इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अदरवाइज आप सर्च करोगे यूट्यूब पे ये इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे, तो वहां पे मिल नहीं जाएगा। लेकिन वहां नहीं मिलता तो कम से कम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे। मार्केट के अंदर बुक भी आने वाला है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का, मोस्टली टेक्निकल के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आएगा, और तो वहां पे आप व्यू कर सकते हो अमेजन फ्लिपकार्ट पे। आगे चर्चा होती रहेगी। चलिए पहले मैं बात कर दूं पावर का हमारा क्या होगा। ये तो हमारा एक चीज और है कि यहाँ पे वाट सेकेंड किसके लिए हो गया? जूल के लिए। तो वाट किसकी इकाई है? शक्ति की। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की, पावर की। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या है? इट इज कैपेसिटी टू वर्क डन, है ना? कार्य करने की जो क्षमता होती है, टू वर्क डन, यही हमारा क्या होता है जी? क्या? एनर्जी। तो इसका मतलब जो एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी एंड वर्क हैविंग सेम यूनिट, ये चीजें हमेशा ध्यान रहे। दोनों की इकाई क्या होती है? सेम। इसका मतलब एनर्जी की कोई आपसे यूनिट पूछ दे तो यहां भी क्या होगा? जूल। क्या होगा? जूल। और उसको अर्ग में चाहे तो आप बदल सकते हैं। क्लियर है चीजें? यहां भी चीजें सेम है ना? यहां भी चीजें सेम है। और हमने वेक्टर के लिए आपको स्केलर के लिए ट्रिक दिया था। अब यहां पे देखिए वर्क, एनर्जी, पावर, तीनों चीज आ गए। वर्क, एनर्जी देन पावर, तीनों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्योंकि इसका भी ट्रिक बताया था। पावर में सब वर्ड जितने भी आ रहे हैं, पावर, PO4 पावर ये भी स्केलर है, W वर्क ये भी स्केलर है, E4 क्या हो गया हमारा? एनर्जी, ये भी स्केलर है, R4 अगर रेजिस्टेंस मानते हो तो ये भी स्केलर है। तो टोटली ही पावर वर्ड का स्केलर है। तो सारे स्केलर है, ध्यान दें, कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए आगे कुछ टर्म देखते हैं, जैसे कि डेंसिटी, है ना? तो कई बार पूछ देता है आपका मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, किसके रिस्पेक्ट में होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वो चीज देखते हैं और इसको एंड करते हैं जल्दी से। ओके, अब मैं यहाँ पे देखूंगा डेंसिटी, है ना? डेंसिटी के बारे में। तो आपको डेंसिटी का पता होना चाहिए। मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या होता है? डेंसिटी। इसका मतलब मास अगर किलोग्राम में है
और वॉल्यूम को मैं क्या करूं, वॉल्यूम जब भी होगा क्यू में, एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यू में होता है, तो ये क्या हो गया इतना केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर सॉरी क्यूब, मीटर क्यूब होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो क्यूब में होता है ना, वॉल्यूम कभी भी क्यूब में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है, क्योंकि एरिया में 2 ही डायमेंशन होते हैं और वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ देता है डेंसिटी ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेंसिटी ध्यान रखें, मैकेनिकल वाले को बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, खासकर मैकेनिक्स में, तो वो लोग इनको ये पता होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, आप कहोगे सर डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी अगर 1 सेंटीमीटर का सब एज है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, और इसके साथ इसका आगे वाला जेड एक्सिस भी 1, अगर इतना वाटर भर दी जाए, इतने क्या कर जाए वाटर भर दी जाए, सब डायमेंशन, तीनों डायमेंशन एक्स वाई जेड अगर 1 1 का हो तो इसका मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम, कितना होगा 1 ग्राम, यही इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1 ग्राम। और लेकिन कंडीशन है एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी का विषम विस्तार क्या होता है, तो उसके बारे में जानकारी अपने को चाहिए थोड़ा सा, तो ये डेंसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिर से एक पूछता है डेंसिटी ऑफ Hg, मरकरी का घनत्व कितना होता है, तो वाटर के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, वाटर के रेफरेंस में होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये भी किसके रेफरेंस में, वाटर के, ये भी ताप बढ़े चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा इसका वैल्यू, लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक चीज तय हो गया कि इतना ही अगर पानी रखा जाए और इतना ही क्यूब सेंटीमीटर का लेंथ का, अगर ये 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी हो, तीनों डायमेंशन 1 1 हो, और इसमें क्या हो पूरा Hg भर दी जाए, क्या भर दी जाए इसके अंदर Hg, और यहाँ पे क्या है H2O पानी, और यहाँ भर दिया हमने Hg, तो इसका वजन कितना हो जाएगा 13.6 ग्राम, क्लियर है, इसका वजन कितना हो जाएगा 13.6 ग्राम। लेकिन उतना ही क्यूब का अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब का एक वाटर रखा उसमें पानी, तो उसका वजन कितना होगा 1 ग्राम, और यहाँ पे 13, यानी इससे कितना गुना हो गया 13.6 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, 13.6 टाइम ज्यादा हो जाता है क्या उसका मास, इसका मास 13.6 गुना। आप देखो कभी पानी लेना और कभी Hg मरकरी लेना, मरकरी आपको ज्यादा भारी बुझाएगा, क्यों, उतना ही बूंद में, क्योंकि उसकी मास बहुत ज्यादा, घनत्व बहुत ज्यादा है, इसीलिए पानी और जूस में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आपको सर जूस के अंदर डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। चलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट मैं बात करूं, यहाँ एक टर्म है हमारे लिए प्रेशर, है ना, प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब फोर्स क्या है हमारा न्यूटन, फोर्स में क्या हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या बार ये पूछ देता है प्रेशर का यूनिट। इवन आपका बीपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछा गया है प्रेशर का, बहुत छोटा यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोचो इतने अच्छे लेवल के एग्जाम में बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दें बीपीएससी तो कहीं से भी नहीं छूटेगा अगर ऐसा फिजिक्स कर लोगे, एसएससी जेई सीजीएल सीएचएसएल एनटीपीसी कहीं भी जाओ इस लेवल का आपका फिजिक्स हो जाएगा। बस अगर कहीं 10 घंटे दे रहे हो तो यहाँ 15 घंटे दे दो, यही तो फर्क होगा ना, पर ये 15 घंटा आपको हर चीज को समेट लेगा, कलेक्ट कर लेगा, और मैंने 800 से ज्यादा लगभग 1000 एमसीक्यू दिया है, उसको आप कर लेना, हो जाएगा आपका बेड़ा पार साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, एटलीस्ट केमिस्ट्री को देखेंगे आगे। चलिए यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, अब ये कौन सी क्वांटिटी है, ध्यान दें, प्रेशर बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, प्रेशर मतलब दबाव, है ना, प्रेशर मतलब दबाव, तो ध्यान दें ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, बच्चे कंफ्यूज करते हैं स्केलर, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, है ना, स्केलर, साथ के साथ निकलते जाता हूँ, ये सब चीज हालांकि करा दिया हूँ। अब प्रेशर समझिएगा, यहां से समझिए, न्यूटन फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एरिया है, ये इतना एरिया है, अगर आप में इतने एरिया पे सपोज दैट फोर्स लगा रहे हो, इतने एरिया पे आपने क्या किया, फोर्स लगा रहे हो, ये इतने एरिया पे आपने कोई चीज से फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो यहां से जो बल लगा रहे हो, तो जितने एरिया पे लगाओगे एरिया, जितने एरिया पे उतना ही फोर्स एग्जर्ट होगा। ध्यान दें, एरिया अगर बढ़ाओगे तो फोर्स बेचारा घट जाएगा, एरिया अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा, इसीलिए पतले चीज देखिएगा,
क्या इसका मतलब होता है, कील नुकीला क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका मुंह पतला होता है, तो उतना ही फोर्स अगर लगाएंगे तो कील जल्दी धंसेगा, कील क्या होगा, जल्दी आसानी से धकेगा। अगर कील को चौड़ा कर दूं, ऐसे करके ठोकूं, ध्यान रखें वर्ड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ऐसे करूं तो ये जल्दी जाएगा, प्रेशर इस पे उतना लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। वही कील होता है, कील पे उतना ही फोर्स लगाऊं और एक इस मोटे वाले पे इतना फोर्स लगाऊं तो कील जल्दी धंसेगा, क्यों, क्योंकि जिसका एरिया कम हो जाएगा, कील का एरिया कम, तो उस पे उतना ही फोर्स से प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो कील इसीलिए नुकीला किया जाता है। आपसे कई बार ये भी पूछा था कील नुकीला क्यों किया जाता है, इसका रीजन ये होता है हाई प्रेशर करने के लिए कील को नुकीला किया जाता है, क्योंकि कम भी फोर्स देंगे तो कील जल्दी से जल्दी अंदर चला जाएगा। कभी नहीं होता है तो कील पे बैठ के देखो एक्सपीरियंस, एक मोटा सा लकड़ी इस पे बैठो और एक कील पे बैठना, अंतर पता चल जाएगा। उतना ही फोर्स से धीरे धीरे बैठोगे, इस पे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा और इस पे कम। जितने मोटी चीजें होंगी उस पे प्रेशर उतना ही फोर्स पे कम लगेगा, लेकिन चीजें पतली होंगी तो आपको क्या होगा, प्रेशर ज्यादा फील होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये चीजें रिगार्डिंग थी क्या हमारा प्रेशर का। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोमेंटम और इम्पल्स की। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है, मोमेंटम और इम्पल्स। मोमेंटम और इम्पल्स, तो मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, m इंटू वी मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब इसका नाम में भी बहुत बच्चे कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो मोमेंटम और इम्पल्स में ध्यान रखना, इम्पल्स आई, इम्पल्स में पहले क्या है, आई, तो आई ओ, तो आवेग, इम्पल्स मतलब क्या होता है, आवेग, तो ऑब्वियसली मोमेंटम मतलब क्या होता है, संवेग। बहुत बच्चे हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी कन्वर्ट करने में लगे होते हैं, खासकर जीके जीएस पोर्शन में, और इसकी बहुत बेहतरीन हमने स्ट्रेटजी लगातार आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो चलिए, तो ये कंफ्यूजन ना हो। अब मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, इसका मतलब क्या है, ये कैसी क्वांटिटी आपको शुरू में बता दिया था, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी, वेक्टर, और ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कंफ्यूज नहीं करना, संयोग से आपने फॉर्मूला भी गलत लिख दिया तो दोनों की यूनिट सेम होती है, बोथ यूनिट हैविंग, दोनों में क्या होती है, सेम यूनिट होती है। अभी मैं निकाल के दिखाता हूं, m क्या है, किलोग्राम, और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी। और इम्पल्स जो होता है, फोर्स, ये इम्पल्स है, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये देखिए, ये शॉर्टेड टाइम में, बहुत कम टाइम में अगर किसी को अटैक एक्सर्ट किया जाता है फोर्स, दैट इज इम्पल्स, यानी ये क्या हो गया, F इंटू टी। अगर F इंटू टी बोला जाए तो फोर्स न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड को अगर तोड़ूं तो न्यूटन के बारे में आपको पता है, केजी अभी तक करते आए हूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू ये तो इसका है, और इंटू सेकेंड को इधर कर दो तो सेकेंड एक स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचा आपका, केजी मीटर पर सेकेंड। तो बोथ हैविंग सेम यूनिट, सेम यूनिट दिख रहा है कि नहीं, सेम यूनिट। तो आई होप यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। टेलीग्राम के अंदर इससे रिलेटेड कम से कम मैं 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा बेस्ड ऑन आपके यूनिट्स, है ना। और पीडीएफ बाकी आप ले लेते हो कंप्लीट वहां से वहां तक का, तो पीडीएफ के अंदर तो मिल ही जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे हम बहुत सारे अपडेट्स आपको लगातार देते रहते हैं और बहुत सारा पीडीएफ के कंटेंट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, आगे की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड लक।